सिंधु घाटी हड़प्पा की सभ्यता द इंडस वैली द हड़प्पन सिविलाइजेशन 2500 से 1700 BC। हड़प्पा की सभ्यता द हड़प्पा सिविलाइजेशन विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में सिंधु घाटी या हड़प्पा की सभ्यता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण तक, जब तक इस सभ्यता की जानकारी नहीं थी, विद्वान ऐसा मानते थे कि प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का शुरुआत आर्यों की सभ्यता से होता है। परंतु इस सभ्यता के प्रकाश में आते ही विद्वानों को ऐसी पुरानी मान्यता त्यागनी पड़ी। इस सभ्यता के अवशेषों के प्रकाश में आने से अब ये निश्चित हो गया है कि आर्यों के आगमन के पूर्व ही भारत में पूर्ण विकसित नागरिक सभ्यता का उदय हो चुका था। अब ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारत की सभ्यता भी मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की तरह बहुत ही पुरानी है। इतना ही नहीं, भवन निर्माण और नगर निर्माण योजना के क्षेत्र में तो ये सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी अधिक विकसित थी। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा गया कि इसके प्रारंभिक अवशेष एवं प्रमुख केंद्र सिंधु घाटी में ही प्रकाश में आए थे। इसे सैंधव सभ्यता भी कहा गया। आगे चलकर इस सभ्यता के अवशेष सिंधु घाटी के बाहर के क्षेत्रों में भी पाए गए। तब हड़प्पा को, जो इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र था और जो सबसे पहले प्रकाश में आया था, आधार मानकर इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया और यही संबोधन अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी। तो हड़प्पा सभ्यता के विषय में जो जानकारी है, हड़प्पा सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी का एकमात्र जो स्रोत है वह है पुरातात्विक प्रमाणों पर आधारित है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता से जो खोज हुए हैं उन्हीं के आधार पर ही जो कुछ भी हड़प्पा सभ्यता के विषय में जो प्रमाण मिलते हैं वो पूरी तरह से पुरातात्विक प्रमाण खनन पर आधारित है। इस काल की कोई भी साहित्यिक सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे इस सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। यद्यपि इस सभ्यता के निवासी लेखन कला से परिचित थे और उनके लेख भी हमें मिले हैं, लेकिन उन्हें अभी तक संतोषजनक ढंग से पढ़ा नहीं जा सका है। फलतः हमें उत्खनन से प्राप्त सामग्री एवं भवनों के अवशेषों के आधार पर ही इस सभ्यता के विविध पहलुओं का अध्ययन करना पड़ेगा। आज हम हड़प्पा संस्कृति का जो विस्तृत स्वरूप देखते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करने में बहुत लंबा समय और परिश्रम लगा है। 1875 ईस्वी में ही प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता सर अलेक्जेंडर कनिंघम की दृष्टि हड़प्पा के पुरातात्विक अवशेषों की तरफ आकृष्ट हुई थी। यहाँ से उन्हें एक लिपिबद्ध मुहर भी प्राप्त हुई थी जिसकी लिपि अज्ञात थी। भवनों के अवशेष भी जहाँ तहाँ बिखरे पड़े थे, जिसको देखकर कनिंघम महोदय ने यहाँ किसी प्राचीन नगर के होने का अनुमान लगाया था। कनिंघम के पश्चात भी बहुत समय तक ये स्थल उपेक्षित पड़ा रहा और किसी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट नहीं हुआ। 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल, जो तत्कालीन पुरातत्व निर्देशक थे, के एक सहयोगी राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई कर इसे विस्मृति के गर्भ से बाहर निकाला। तत्पश्चात क्रमशः राखल दास बनर्जी, एन.जी. मजुमदार, एम.एस. वत्स, मैके व्हीलर, एस.आर. राव व अन्य अनेक देशी एवं विदेशी पुरातत्ववेत्ताओं ने हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और इस संस्कृति से संबंधित अनेक स्थलों की खुदाई कर महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त कर ली। अब तक इस सभ्यता से संबद्ध करीब 1000 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। नए नए स्थानों का पता भी लगाया जा रहा है। ये स्थान भारतीय उपमहाद्वीप, पाकिस्तान सहित के विभिन्न भागों में स्थित है और अनेक प्रमुख स्थल तो सिंधु घाटी के बाहर भी अवस्थित है। हड़प्पा संस्कृति का प्रसार एवं उसकी भौगोलिक सीमा, एक्सप्लेनेशंस एंड ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशंस। प्रारंभ में इस सभ्यता के दो प्रमुख स्थल हड़प्पा, पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान के मुल्तान जिले में स्थित, तथा मोहनजोदाड़ो एवं मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड, जो लरकाना जिला, सिंध, पाकिस्तान में स्थित था, प्रकाश में आए। परंतु पिछले अनेक वर्षों में विभिन्न स्थलों पर किए गए उत्खनन से इस सभ्यता के विस्तार की जानकारी मिल रही है।
इस सभ्यता से संबद्ध स्थल बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, काठियावाड़, प्रायद्वीप तथा गंगा घाटी में भी पाए गए हैं। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण करीब 1100 किलोमीटर तथा पश्चिम से पूर्व 1600 किलोमीटर तक था। ये संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है। ये विस्तार उत्तर में जम्मू से दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के बहरान समुद्र तट से उत्तर पूर्व में मेरठ या सहारनपुर जिले तक विस्तृत था। इससे इस सभ्यता के विस्तारवादी एक्सप्रेशनिस्ट स्वरूप का पता चलता है। इस सभ्यता के निवासी नए नए क्षेत्रों में स्थल एवं जल मार्गों से जाकर बसते जा रहे हैं। कुछ विद्वानों की धारणा है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार मुख्यतः गेहूं और कपास उपजाने वाले क्षेत्रों में हुआ था। अनेक विद्वानों की धारणा है कि हड़प्पा संस्कृति के अंतिम चरण में इस सभ्यता का विस्तार दक्षिण पूर्व में हुआ। इस समय तक प्रमुख नागरिक केंद्र अपना महत्व खो रहे थे। कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन तथा बाह्य आक्रमणों के कारण सिंधु घाटी से बाहर इस सभ्यता का प्रसार हुआ। आधुनिक अनुसंधानों से पहले की धारणाएं निर्मूल सिद्ध हो जाती है। सौराष्ट्र, गुजरात और काठियावाड़ से प्राप्त हड़प्पा स्थलों की जानकारी के आधार पर यह तर्क अधिक युक्तिसंगत लगता है कि सिंधु घाटी के निवासी इस क्षेत्र में कृषि, उद्योग और व्यापार के विकास के उद्देश्य से आए। उसमें हड़प्पा सभ्यता के विस्तारवादी स्वरूप की पुष्टि होती है। सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त चनहुदड़ो से झुकर और झांगर संस्कृति के पूरा अवशेष भी मिले हैं। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और अन्य उपकरण हड़प्पा मोहनजोदड़ो के सदृश है। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार जितने बड़े क्षेत्र में हुआ था उतने बड़े क्षेत्र में प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं का विस्तार नहीं हुआ था। मिस्र या मेसोपोटामिया के लगभग दोगुने क्षेत्र में हड़प्पा संस्कृति फैली हुई थी। ये हड़प्पा संस्कृति की एक विशिष्टता मानी जा सकती है। हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख स्थल। आम धारणा यह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में सिर्फ नगर ही थे, परंतु ऐसा सोचना गलत होगा। सिंधु सभ्यता से संबंधित सैकड़ों स्थलों में कुछ नगर, कुछ बड़े ग्राम एवं कस्बे थे। कस्बों या ग्रामों की संख्या निश्चित रूप से नगरों से अधिक थी। कुछ नगर बंदरगाह के रूप में भी विकसित हुए। इस सभ्यता के समस्त क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए संभवतः एक से अधिक राजधानियां या प्रशासनिक केंद्र भी थे। यहाँ संक्षेप में इस सभ्यता से संबंधित स्थलों का परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। प्रथम है हड़प्पा। ये हड़प्पा स्थान मुल्तान, पाकिस्तान जिले में रावी नदी के किनारे है। सबसे पहले इसी स्थल की खुदाई से सिंधु घाटी की सभ्यता प्रकाश में आई है। यहाँ की खुदाई से नगर निर्माण योजना व सभ्यता के अन्य पहलुओं के विषय में जानकारी मिलती है। यहाँ अन्नागर पाए गए हैं। हड़प्पा करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत था। हड़प्पा से गढ़ी और निचले नगर की योजना प्रकाश में आई है। गढ़ी के निर्माण में मिट्टी और कच्ची ईंटों का व्यवहार हुआ है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर की ओर था। गढ़ी के निकट कारीगरों की बस्ती और भट्टियां मिली हैं। मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो इसे मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड भी कहा जाता है। यह स्थान भी पाकिस्तान के लरकाना सिंध जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ था। ये हड़प्पा से 483 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था तथा सिंधु नदी द्वारा हड़प्पा से जुड़ा हुआ था। ये नगर करीब 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था और यहाँ की जनसंख्या लगभग 35,000 थी। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि इस नगर की जनसंख्या 1 लाख के लगभग थी। यहाँ का सबसे प्रमुख भवन विशाल स्नानागार है। यहाँ भी गढ़ी और पक्की ईंटों से बने एक बुर्ज मिला है। यहाँ से अन्नागर और अन्य भवनों के अवशेष भी पाए गए हैं। चनहुदड़ो। यह मोहनजोदाड़ो से दक्षिण पूर्व में करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये स्थल भी सिंध पाकिस्तान में है। यहाँ से पकाई गई ईंटों के भवन एवं मनके बनाने का कारखाना प्रकाश में आया है। सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त चनहुदड़ो से झोकर और झांगर संस्कृति के पूरा अवशेष भी मिले हैं। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और अन्य उपकरण हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के समान हैं। लोथल।
लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख स्थान माना जाता है। ये गुजरात में खंभात की खाड़ी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई श्री एस.आर. राव ने करवाई है। इस स्थल की खुदाई से अनेक भवनों एवं दुकानों के भग्नावशेष प्रकाश में आए हैं। यहाँ एक गोदीवाड़ा का भी प्रमाण मिलता है। कालीबंगा ये स्थान राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। ये प्राचीन शहर सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह कालीबंगा भी सैंधव साम्राज्य की तीसरी राजधानी थी। यहाँ लकड़ी से बनी नालियों के अवशेष मिले हैं जो अन्यत्र नहीं पाए जाते हैं। वर्णवाली वर्णवाली राज्य हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। यह 1973-74 में उत्खनन करवाए गए जिनसे किलाबंदी व हड़प्पा सभ्यता के नागरिक स्वरूप का प्रमाण मिलता है। यहाँ से मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त ताम्र उपकरण, वर्णाग्र बनके वर्ण मूर्तियां, बाट बटखरे और लिपियुक्त मोहरें मिली हैं। उपर्युक्त वर्णित प्रमुख नगरों के अतिरिक्त हड़प्पा संस्कृति के अन्य स्थल भी बलूचिस्तान, सूता-गंडोर, डाबरकोट, सिंध, कोटदीजी, पंजाब, रोपड़। बलूचिस्तान में सूता-गंडोर, डाबरकोट नामक जगह में, तो सिंधु क्षेत्र में कोटदीजी में है। पंजाब क्षेत्र में रोपड़, बाड़ा, संगोली स्थान पर। हरियाणा क्षेत्र में राखीगढ़ी, मिठातल और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आलमगीरपुर, बड़गांव और मखेड़ी क्षेत्र है। गुजरात क्षेत्र में रंगपुर, रोजदी, सुरकोटदा, मालवण से प्रकाश में आए हैं। अगला है सूता-गंडोर। सूता-गंडोर क्षेत्र ये स्थल कराची से लगभग 480 किलोमीटर पश्चिम व बलूच मकरान समुद्र तट से 56 किलोमीटर उत्तर में दास्त नदी के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ था। यहाँ से एक बंदरगाह, दुर्ग और नगर योजना के प्रमाण मिले हैं। जॉर्ज डेल्स ने यहाँ सिंधु सभ्यता के 3 चरण पाए हैं। उनका अनुमान था कि यह स्थान एक बंदरगाह के रूप में सिंधु सभ्यता और बेबीलोन के बीच समुद्री व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाता था। डाबरकोट यह स्थल सिंधु नदी से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर लोरालाई के दक्षिण क्षोभ घाटी में अवस्थित है। ये कंधार जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर पड़ती है, इसलिए इसका प्राचीन काल में भी महत्व था। आरंभिक सर्वेक्षण के दौरान इस स्थल से सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त इसके पूर्व और बाद की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। इस स्थल के उत्खनन से हड़प्पा संस्कृति के उद्गम पर भी प्रकाश पड़ता है। कोटदीजी यह स्थल सिंध में खैरपुर से दक्षिण और मोहनजोदड़ो से करीब 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यहाँ से कोटदीजी संस्कृति के अतिरिक्त हड़प्पा संस्कृति के भी प्रमाण मिले हैं। मकान की नींव पत्थर की बनी हुई थी और दीवारें कच्ची ईंटों की। यहाँ से बड़ी संख्या में वर्णाग्र मिले हैं जो अन्य स्थलों से नहीं मिलते हैं। रोपड़ आधुनिक भारत के पंजाब में शिवालिक पहाड़ी की उपत्यका में है। यह स्थल सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के 2 चरण मिले हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान मिट्टी के बर्तन, काचली मिट्टी एवं अन्य प्रकार के आभूषण, ताम्र कुल्हाड़ी एवं एक मोहर यहाँ से मिली है। भवन के निर्माण में कच्ची ईंटों का व्यवहार देखने को मिलता है। बाड़ा ये स्थल भी रोपड़ के निकट ही है। यहाँ के अवशेष रासोन्मुख हड़प्पा संस्कृति के परिचायक है। मिट्टी के कुछ बर्तन कोटदीजी और कालीबंगा के हड़प्पा पूर्व संस्कृति से मिलते हैं। संघोल ये स्थान चंडीगढ़ से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के निम्न स्तरों से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण के हैं। मकान की दीवारें कुटी हुई मिट्टी और कच्ची ईंटों की बनी थी। यहाँ बाड़ा और रोपड़ की हड़प्पा संस्कृति से मिलते जुलते तत्व पाए गए हैं। अब हम बात करेंगे राखीगढ़ी की। ये स्थान जिंद के निकट है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन पूरा अवशेष मिले हैं। यहाँ से एक लिपिबद्ध मोहरें भी मिली हैं। अब हम बात करेंगे मिठातल की। तो मिठातल ये स्थल भिवानी के निकट है। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के 2 चरण के प्रमाण मिलते हैं, विकासशील और पतन उन्मुख। प्रथम चरण में सुनियोजित नगर विन्यास, गढ़ी और निचले नगर की योजना दिखाई देती है। दूसरे चरण
में निर्माण के लिए पुराने और खंडित ईंटों का व्यवहार हुआ है। सिंधु सभ्यता के विशिष्ट बर्तन, ताम्र उपकरण, आभूषण, खिलौने इत्यादि भी यहाँ से मिले हैं। आलमगीरपुर आलमगीरपुर गंगा यमुना दोआब में पहला स्थल था जहाँ से हड़प्पाकालीन अवशेष प्रकाश में आए थे। ये स्थान मेरठ के निकट हिंडन नदी, यमुना की सहायक नदी के तट के निकट है। यहाँ से सिंधु प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। प्राप्त सामग्री पतनोन्मुख हड़प्पा सभ्यता का संकेत देती है। बड़गांव और अम्बखेड़ी विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला में बड़गांव और अम्बखेड़ी से भी सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बड़गांव यमुना की सहायक नदी मस्करा के तट पर अवस्थित है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, कांचली मिट्टी की चूड़ी तथा तांबे का एक छल्ला मिले हैं जो सिंधु सभ्यता के बर्तनों के सदृश हैं। रंगपुर आधुनिक गुजरात में भी अनेक हड़प्पाकालीन स्थल उत्खनन से प्रकाश में आए हैं। लोथल के अतिरिक्त रंगपुर एक प्रमुख स्थल था। रंगपुर लोथल से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व और अहमदाबाद के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। ये भादर नदी के किनारे बसा हुआ था। रंगपुर के उत्खनन से हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के विषय में जानकारी मिलती है। S.R. राव के अनुसार रंगपुर में सिंधु सभ्यता का उदय लोथल के बाद हुआ। इसकी स्थापना संभवतः लोथल से आए बाढ़ पीड़ित लोगों द्वारा हुई। रंगपुर से विकसित एवं पतन उन्मुखी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से विशिष्ट प्रकार की इमारत, नालियां, कच्ची ईंटों की सुरक्षा, दुर्ग, मिट्टी के बर्तन, आभूषण इत्यादि मिले हैं, परंतु मातृ देवी की मूर्तियां और मुहर नहीं मिली है। अगला है रोजदी। ये स्थल भादर नदी के किनारे राजकोट से दक्षिण में स्थित है। सुरक्षा के उद्देश्य से यहाँ के मकानों को पत्थर की दीवारों से घेर दिया गया था। सिंधु सभ्यता में इस प्रकार की घेराबंदी अन्यत्र नहीं मिलती है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, आभूषण इत्यादि मिले हैं। यहाँ से भीषण अग्निकांड के प्रमाण भी मिले हैं। सुरकोटड़ा ये स्थान कच्छ जिला में स्थित था। यहाँ से गढ़ी और आवासीय मकान मिले हैं। वह निर्माण में कच्ची ईंटों के व्यवहार के प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता की सदृश मिट्टी के बर्तन, अस्थि कलश तथा बड़ी चट्टान से ढकी एक कब्र यहाँ से मिली है। यहाँ भी अग्निकांड का प्रमाण मिलता है। मालवण काठियावाड़ के सूरत जिला में है। ये स्थान ताप्ती नदी के मुहाने पर है। ये भी सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। यहाँ से सिंचाई के लिए एक नहर, कच्ची ईंटों का चबूतरा, मिट्टी के बर्तन इत्यादि पाए गए हैं। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थलों के आधार पर इस संस्कृति का विस्तार निश्चित किया जा सकता है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह माना जाता है कि जम्मू मांडा इस सभ्यता की उत्तरी, आलमगीरपुर, बड़गांव और अम्बखेड़ी पूर्वी, दैमाबाद महाराष्ट्र दक्षिणी तथा सुतागेंडोर बलूचिस्तान पश्चिमी सीमा थी। उत्तर पश्चिम से इस सभ्यता का प्रसार रहमान गेड़ी गुमल घाटी तक था। सभ्यता के विकास पर भौगोलिक प्रभाव मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के ही समान हड़प्पा सभ्यता को संवारते थे। सिंधु नदी की घाटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिंधु घाटी की विकसित नागरिक सभ्यता के उदय के पूर्व ही इस क्षेत्र में ग्रामीण संस्कृति की स्थापना हो चुकी थी। इस समय इस क्षेत्र की जलवायु काफी नम थी, वर्षा बहुत अधिक थी। इसके अतिरिक्त सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी भी कृषि कार्य के लिए उपयुक्त थी। इन कारणों से इस क्षेत्र के निवासी बड़े पैमाने पर खेती करने लगे और आवश्यकता से अधिक अनाज उपजाने लगे। पशुपालन एवं विभिन्न गृह उद्योगों का भी विकास हुआ। कालांतर से इस ग्रामीण संस्कृति का विकास शहरी सभ्यता के रूप में हुआ। मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह हड़प्पा के संदर्भ में इस बात के तो प्रमाण नहीं मिलते हैं कि यहाँ भी सिंचाई एवं बाढ़ अथवा बाह्य आक्रमण की सुरक्षा के लिए केंद्रीय शक्ति की स्थापना हुई, परंतु केंद्रीय शक्ति का एहसास इस सभ्यता
के संदर्भ में हमें ये स्पष्ट तौर पर होता है। उदाहरण स्वरूप, एक जैसी भवन एवं नगर निर्माण योजना, नगरों के आंतरिक प्रबंध की व्यवस्था इत्यादि को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी न किसी प्रकार की प्रशासनिक या राजनीतिक शक्ति सिंधु घाटी में आवश्यक थी। ये अलग बात है कि इस शक्ति का व्यापार प्रधान था। सिंधु प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ने पश्चिमी एशिया, अफगानिस्तान तथा भारत के अन्य भागों से व्यापारिक संबंध बढ़ाने में मदद पहुंचाई। सिंधु प्रदेश में कच्चे माल एवं खनिज पदार्थों का अभाव था, जैसे चांदी, तांबा, टीन, अर्ध बहुमूल्य पत्थर इत्यादि। फलतः इन वस्तुओं के लिए सिंधु घाटी के निवासियों को बाहर के लोगों पर आश्रित होना पड़ता था। अफगानिस्तान, ईरान तथा भारत के अन्य भागों से कच्चा माल मंगाकर इन लोगों ने शिल्पों एवं व्यवसायों का विकास किया तथा व्यापार को बढ़ावा दिया। व्यापार में प्रमुख सहायक नदियों से मिली सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा कच्चा माल आसानी से मंगवाया जा सकता था तथा तैयार माल दूसरे जगहों पर भिजवाया जा सकता था। नदियों द्वारा व्यापार होने से नाविकों या व्यवसायी भी जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन बन गया। परिणाम स्वरूप अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर सिंधु घाटी के निवासी उद्योग धंधों, व्यापार एवं नगरों का विकास कर सके। इस कार्य में मिस्र एवं मेसोपोटामिया के ही समान भारत में भी नदियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी।